के लिए हम लोग ने पिछले कुछ वीडियोस में हमने ये पढ़ा कि बोन जो बी सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, और उनका मैच्योरेशन भी कहाँ पे होता है, बोन मैरो के अंदर ही हो रहा होता है। और जब ये एक बार इमेच्योर बी सेल्स बन जाते हैं तो ये स्प्लिन में जाते हैं, और स्प्लिन में उनका वो लोग क्या होते हैं, इमेच्योर बी सेल्स से एंटीजन को इनकाउंटर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हमने ये देखा था कि जो भी बोन मैरो के अंदर बी सेल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है बोन मैरो के एंडोस्टील वाले रीजन पे, जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रोमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को सिग्नल प्रदान करते हैं डिवाइड होने के लिए। उससे मल्टीपोटेंट प्रोजिनेटर बनता है, मल्टीपोटेंट प्रोजिनेटर से लिम्फॉइड प्रोजिनेटर, लिम्फॉइड प्रोजिनेटर से बी, टी और एन के सेल्स सभी बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिम्फोइड प्रोजिनेटर था उससे हमने बी सेल्स बनाया। ये इमेच्योर बी सेल्स होते हैं। इमेच्योर बी सेल्स बनने का प्रोसेस सिंपल सा है। सबसे पहले प्रो बी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, प्रो बी सेल से प्री बी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद इमेच्योर बी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो इमेच्योर बी सेल्स होते हैं ये आ जाते हैं तुम्हारे स्प्लिन में। स्प्लिन में इस इमेच्योर बी सेल से ट्रांजिशन स्टेट आती है T1, T2, और तीन तरीके के बी सेल्स बन सकते हैं। एक तो B2 सेल्स जिनको फॉलिकुलर बी सेल्स कहा गया था, एक B1 बी सेल्स जिनको हमने मार्जिनल जोन बी सेल्स कहा था, एक कहलाता है T3 बी सेल्स, और ये लोग एनर्जिक सेल्स होते हैं जो अनरिस्पॉन्सिव हो चुके होते हैं। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे बी सेल्स का एक्टिवेशन होता है, और बी सेल्स एक्टिवेट होके प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में कैसे डिफरेंशिएट हो जाती है। तो पहला चीज ये जानना पड़ेगा कि बी सेल्स जैसे ही एक्टिवेट होते हैं प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर सकते हैं, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। ये जो प्लाज्मा सेल होंगे एंटीबॉडी को सिक्रीट कर सकते हैं, और जैसे ही एक बार एंटीबॉडी सिक्रीट हो जाएगा ये बॉडी के बाकी हिस्सों में जाके एंटीजन के साथ बाइंडिंग कर सकता है, और बाइंडिंग करने के बाद वो उनको वहां पे न्यूट्रलाइज कर सकता है, या फिर एंटीबॉडीज जो हैं वो इनएक्टिवेटेड बी सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हो सकता है जो एंटीजन के रिकॉग्निशन के लिए यूज किया जाएगा। अब एंटीबॉडीज के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए थे कि एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होते हैं, दो हैवी चेन्स, दो लाइट चेन्स, एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इनके पास इम्यूनोग्लोबुलिन फोल्ड पाया जाता है, इसीलिए इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली के मेंबर्स कहलाते हैं ये लोग। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन होता है। अब टी सेल्स का एक्टिवेशन होता कैसे, टी सेल्स का एक्टिवेशन, उससे मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन और प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके लिए एक हाइपोथेसिस दिया गया है ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा जिसे कहा जाता है क्लोनल सिलेक्शन हाइपोथेसिस। क्लोनल सिलेक्शन हाइपोथेसिस के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि हमारे जो बी सेल्स का एक्टिवेशन होता कैसे। अब ये हाइपोथेसिस ये बताता है कि सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही रिसेप्टर मॉलिक्यूल के ऊपर पहली बार आके कोई एक एंटीजन बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद वहां पे वो एंटीजन के साथ बाइंड करने के बाद उसके अंदर सिग्नलिंग चलेगी, और उन सेल्स को सेलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने एंटीजन के साथ बाइंड किया है, उनके क्लोन्स का फॉर्मेशन होगा, और वो सेल्स जो क्लोन बने हैं वो सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्लोनल सिलेक्शन का सिंपल सा मीनिंग ये है
कि जिस बी सेल ने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, जिस बी सेल के बी सेल रिसेप्टर ने एंटीजन के साथ बाइंडिंग करी, उस बी सेल के अंदर सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और सिग्नलिंग स्टार्ट होने के बाद वो बी सेल्स का बहुत ज्यादा डिवीजन होगा। डिवीजन होगा तो सेम बी सेल रिसेप्टर वाले बी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जिन्हें कहा जाएगा बी सेल क्लोन्स। और ये जो बी सेल के क्लोन्स बनेंगे, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे और डिफरेंशिएट होके वहां पे प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सेल्स इनमें से बचा के रख लिया जाएगा, जिसे मेमोरी सेल कहा जाएगा। और सेकेंडरी इन्फेक्शन के दौरान ये मेमोरी सेल तुम्हारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो चलो सिंपल सिंपल सी चीजें समझते जा। क्लोनल सिलेक्शन हाइपोथेसिस में क्या क्या चीजें आती हैं? पहला चीज तो ये कहा जा रहा है कि जो इमेच्योर बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर पाया जाता है, और हर एक अलग अलग बी सेल्स के ऊपर अलग अलग आइडेंटिटी वाले, अलग अलग स्पेसिफिसिटी वाले रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि जैसे ही एक बार एंटीजन का स्टिमुलेशन हो जाएगा, एंटीजन के स्टिमुलेशन के बाद बी सेल मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होने के बाद वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स की तरफ माइग्रेट करेंगे, और लिम्फॉइड ऑर्गन में इनका कॉपी नंबर बढ़ेगा। और ये जो कॉपी नंबर बढ़ रहा है, इसी को कहा जा रहा है क्लोन्स। और ये क्लोन्स वही रिसेप्टर रखेंगे जो कि पेरेंटल बी सेल्स के ऊपर था, और उसी तरीके के डिफरेंशिएटेड सेल्स बनेंगे जो कि सेम तरीके के एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। अब नेक्स्ट ये बोला जा रहा है एट द क्लोज ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब जब इम्यून रिस्पॉन्स खत्म होने वाला होगा, मोर बी सेल बियरिंग रिसेप्टर फॉर स्टिमुलेटिंग एंटीजन विल रिमेन इन द होस्ट। तो देखो, जैसे ही जब इम्यून रिस्पॉन्स खत्म होने वाला होगा, तो यहाँ पे कुछ बी सेल्स को क्या कर लिया जाएगा, संभाल के रख लिया जाएगा। इन्हें कहा जाएगा मेमोरी सेल्स, और ये सेकेंडरी इन्फेक्शन के दौरान अपना रोल प्ले करेंगे। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि कुछ बी सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको पहले ही डिलीट कर दिया जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये वाला सिलेक्शन दिया, ये वाला थ्योरी दिया था। चलो अब थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, तो ये डायग्राम ये कह रहा है कि स्टेम सेल्स जब बोन मैरो के अंदर होते हैं, तो यहाँ पे स्टेम सेल से हिमेटोपोएसिस स्टार्ट होगा। हिमेटोपोएसिस में मल्टीपोटेंट प्रोजिनेटर बनेगा, और मल्टीपोटेंट प्रोजिनेटर के बाद लिम्फॉइड प्रोजिनेटर, और लिम्फॉइड प्रोजिनेटर से जब बी लिम्फोसाइट बनने वाले प्रोजिनेटर्स बनेंगे, तो हमको पता है प्रो बी सेल्स बनेगा, जिसमें हैवी चेन का रीअरेंजमेंट हो रहा होता है। प्री बी सेल्स बनेंगे, लाइट चेन का रीअरेंजमेंट भी हो जाएगा, और फिर इमेच्योर बी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इमेच्योर बी सेल्स के ऊपर आईजीएम नाम का क्या देखने को मिलेगा, एंटीबॉडी देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाएंगे, वहां पे सिग्नलिंग स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आईजीएम के साथ ही साथ आईजीडी नाम का एक रिसेप्टर देखने को मिलता है। जैसे ही इन रिसेप्टर के ऊपर एंटीजन आके बाइंड करेगा, एंटीजन की बाइंडिंग के कारण ये सेल्स, फॉर एग्जांपल इस वाले सेल ने क्या किया, एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, तो ओनली इसी सेल का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, बाकी सेल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगा। और इन्हीं पॉपुलेशन में कुछ सेल्स जो है वो मेमोरी सेल्स बनाएंगे,
कुछ सेल्स प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसे ही कहा जा रहा है क्लोनल सिलेक्शन। और ये जो क्लोनल सिलेक्शन देखो, ये जो होता है पूरा का पूरा प्रोसेस जिसमें एंटीजन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, एंटीजन के साथ इंटरेक्शन के बाद उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये पूरा का पूरा चीज देखने को मिलता है हमको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। बोन मैरो के अंदर ओनली निगेटिव सिलेक्शन देखने को मिला था हम लोगों को। ठीक, अब चीजें थोड़ा सा समझना है हम लोगों को आराम से। देखो, अभी हमने कुछ लास्ट वीडियो में ही देखा था कि यहाँ पे 3 तरीके के सेल्स थे। 3 तरीके के सेल्स में पहला तरीका का सेल्स था B1 सेल्स, जिनको हमने कह दिया था मार्जिनल जोन सेल्स। एक था B2 बी सेल्स, जिसको हमने कहा था फॉलिकुलर बी सेल्स। अब अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स में देखो तो 2 तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सकता है बी सेल्स के द्वारा। अगर पहले तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करो तो यहाँ पे टी सेल्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए पहले तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है टी डिपेंडेंट रिस्पॉन्स। और यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो बी सेल्स यूज हो रहे होते हैं, ये बी सेल्स होते हैं B2 बी सेल्स, जो कि टी डिपेंडेंट एंटीजेंस को पहचानते हैं। और पहचानने के बाद ये B2 बी सेल्स एक्टिवेट होंगे और एक्टिवेट होके ये प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये B2 बी सेल्स की बात हो गई। लेकिन हमको पता है कि B2 के अलावा एक और सेल का पॉपुलेशन होता है, जैसे कि B1 बी सेल्स, जिनको मार्जिनल जोन बी सेल्स कहा जाता है, वो भी देखने को मिलते हैं। अब मार्जिनल जोन बी सेल्स यानी कि B1 बी सेल्स जो होते हैं वो अलग तरीके का रिस्पॉन्स शो करते हैं यहाँ पे। लेकिन हम लोग मैक्सिमम चांसेस में हम लोग B2 बी सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब एक बार B2 बी सेल्स एक्टिवेट हो जाता है तो इसमें 2 प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। एक प्रोसेस का नाम है सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन और दूसरे का नाम है क्लास स्विचिंग रिकॉम्बिनेशन। तो देखो, एक बार जैसे ही B2 बी सेल एक्टिवेट हो गया, B2 बी सेल एक्टिवेट होने के बाद टी हेल्पर सेल से इनको सिग्नलिंग मिल गया तो ये लोग क्या करेंगे, इनमें सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्लास स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण और ज्यादा एफिनिटी वाले एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया जा सकता है। साथ ही साथ क्लास स्विचिंग के बाद अलग अलग एंटीबॉडीज के आइसोटाइप का प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे क्या बोलते हैं एंटीजेंस होते हैं बी सेल्स को एक्टिवेट करवाने के लिए, वो एंटीजन 3 तरीके के हो सकते हैं। पहले तरीके का एंटीजन है टी डिपेंडेंट एंटीजन। टी डिपेंडेंट एंटीजन किन्हें कहा जा रहा है, तो देखो फॉर एग्जांपल दिस इज द एंटीजन जिसने बाइंड करा बी सेल रिसेप्टर के ऊपर। बी सेल रिसेप्टर के ऊपर जैसे ही इसको बाइंडिंग हुई, सेल को पहला सिग्नल तो मिल जाता है, लेकिन पहला सिग्नल के अलावा इसको और सिग्नल्स की जरूरत है। अब वो सिग्नल कहाँ से आएगा, तो जैसे ही बी सेल रिसेप्टर के ऊपर एंटीजन बाइंड होगा, पहला सिग्नल के कारण तुम्हारा बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा और बी सेल फेगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देगा। और फेगोसाइटोसिस स्टार्ट करने के बाद वो एंटीजन को एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट कर देगा, क्योंकि बी सेल खुद क्या होता है, एक प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होता है। तो इस एंटीजन जो कि एमएचसी के साथ प्रेजेंट किया गया है, उसको टी सेल रिसेप्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। टी सेल रिसेप्टर का को रिसेप्टर यहाँ पे होगा। यहाँ पे साथ ही साथ एक CD40 जो है वो प्रेजेंट है, जो कि CD40 लिगेंड के साथ बाइंड करेगा। जैसे ही ये बाइंडिंग होगी, ये बी सेल्स के लिए सेकेंड सिग्नल होगा कि एक्टिवेट हो जा। और तीसरा सिग्नल, ये जो टी सेल्स हैं वो क्या करेंगे, कुछ साइटोकाइन सिक्रीट करेंगे, जो कि बी सेल के साइटोकाइन रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड करेगा
और यहाँ पे 3 सिग्नल्स जरूरी हो जाएंगे हमारे बी सेल्स के एक्टिवेशन के लिए, अगर टी डिपेंडेंट एंटीजन है तो। नेक्स्ट, सेकेंड तरीके के एंटीजन है TI1 एंटीजन। TI1 एंटीजन जो होते हैं वो सिंपल सा, देखो ये एंटीजन में हम लोग पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। अब ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है या तो बी सेल रिसेप्टर के द्वारा या तो फिर टॉल लाइक रिसेप्टर के द्वारा। ये दो सिग्नल जैसे ही मिलेगा हमको, हम क्या कर सकते हैं, बी सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एंटीजन है वो है TI2 एंटीजन। TI2 एंटीजन में ये होता है कि यहाँ पे बी सेल का एक को रिसेप्टर जिसको CD21 कहा जाता है, वो CD21 उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है जिन एंटीजन के ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का एक फ्रेगमेंट जिसे C3D कहा जाता है उसको जोड़ दिया गया। तो एंटीजन के ऊपर C3D जुड़ा हुआ है। एंटीजन डायरेक्टली जाके बाइंड कर सकता है बी सेल रिसेप्टर के साथ, और यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन है वो प्रोटीन क्या कर सकता है, यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन कौन सा प्रोटीन, तो ये जो CD21 वाला प्रोटीन है वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को पहचान सकता है, और जैसे ही ये रिकॉग्निशन होगा बी सेल के अंदर सिग्नल चला जाएगा कि बी सेल्स को एक्टिवेट हो जाना चाहिए। ये तीन तरीके के एंटीजन्स होते हैं। देखो इसको हमने कहते हैं टी डिपेंडेंट एंटीजन। TI का मतलब है टी इंडिपेंडेंट। अब टी इंडिपेंडेंट दो तरीके के, टी इंडिपेंडेंट 1, टी इंडिपेंडेंट 2। टी इंडिपेंडेंट 1 वाले जो होते हैं वो टॉल लाइक रिसेप्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं, और टी इंडिपेंडेंट 2 टाइप के जो एंटीजन्स होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के द्वारा टैग कर दिया जाता है ताकि बी सेल रिसेप्टर के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल देखना चाहो तो क्या क्या चीजें हो सकती है, तो वो वाले एंटीजन जिनका फेगोसाइटोसिस होता है बी सेल्स के द्वारा, वो वाले टी डिपेंडेंट एंटीजन्स होते हैं। जबकि टी इंडिपेंडेंट 1 की बात करो तो टी इंडिपेंडेंट 1 वाले जो एग्जाम्पल है वो है लिपोपॉलीसैकेराइड, जो कि पाया जाता है ग्राम निगेटिव सेल्स में, और ये बी सेल्स के ऊपर बाइंड कर सकता है, पहला तो बी सेल रिसेप्टर के ऊपर और दूसरा टॉल लाइक रिसेप्टर 4 के ऊपर। दूसरे तरीके का टी इंडिपेंडेंट एंटीजन जो होता है वो एंटीजन हो सकते हैं जिसके ऊपर हम लोग C3D नाम का कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जोड़ देते हैं, और जैसे ही जोड़ते हैं तो ये T2 टाइप के टी इंडिपेंडेंट 2 टाइप के एंटीजन हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब जो टी इंडिपेंडेंट एंटीजन के लिए रिस्पॉन्स दिखाने वाले सेल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं B1B सेल्स, जो टी इंडिपेंडेंट मैनर में रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, वो है B1B सेल्स। और उस B1B सेल्स में भी मार्जिनल जोन बी सेल्स जो होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। हमको बस यही चीज देखना है कि ये कैसे कैसे रिस्पॉन्स शो करते हैं। हम पहले देख रहे हैं टी डिपेंडेंट बी सेल रिस्पॉन्स के बारे में, मतलब टी सेल्स डिपेंडेंट एंटीजन आएगा, वो बी सेल के ऊपर बाइंड करेगा, आगे की चीजें समझो। अब देखो, जैसे ही बी सेल्स का मैच्योरेशन हो गया, बी सेल्स माइग्रेट करके आ जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड फॉलिकल्स में। अब सेकेंडरी लिम्फोइड फॉलिकल्स में दो चीजें हो सकती है। अब देखो, पहला चीज ये हो सकता है बी सेल एंटीजन के साथ इंटरएक्ट करके एक्टिवेट हो सकता है, या फिर अगर सिग्नल नहीं है तो फिर ये बी सेल वापस ब्लड में रीसर्कुलेट होके दूसरे लिम्फेटिक सिस्टम या फिर किसी दूसरे लिम्फोइड फॉलिकल्स तक चले जाएंगे। तो दो चीजें हो सकती है जब ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आएंगे। तो पहला चीज तो ये एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करके एक्टिवेट कर सकते हैं,
अगर एंटीजन का सिग्नलिंग वहां पे नहीं है तो ये बी सेल्स ब्लड से रिसर्कुलेट होंगे और लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड से रिसर्कुलेट होकर दूसरे लिम्फेटिक सिस्टम में जा सकते हैं और दूसरे लिम्फेटिक सिस्टम के फॉलिकल में जाके फिर से एंटीजन का सर्च स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो काम है कि ब्लड सर्कुलेट होके अलग अलग लिम्फॉइड्स और लिम्फॉइड ऑर्गन में जाओ और वहां पे एंटीजन सर्च करो, ये काम बार बार हो सकता है। ठीक है। अब वो सेल्स, वो बी सेल्स जिन्होंने एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया, उनको सर्वाइवल सिग्नल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको डिवाइड करना है। तो उनके सर्वाइवल के लिए एक सिग्नल होता है जिसे कहा जाता है BAFF। जैसे ही BAFF सर्वाइवल सिग्नल मिलेगा, ये जो होते हैं ये बी सेल्स सर्वाइव कर सकते हैं। ये BAFF लिम्फॉइड स्ट्रोमल सेल्स जैसे कि फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स और कुछ इनेट इम्यून सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स और डेंड्राइटिक सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और ऐसे मैच्योर बी सेल्स जो कि अब BAFF को बाइंड नहीं कर सकते हैं, वैसे बी सेल्स BAFF की बाइंडिंग नहीं करने की वजह से एपोप्टोसिस में चले जाते हैं और एपोप्टोसिस के थ्रू मारे जा सकते हैं। ये चीज देखने को मिल सकता है हम लोग को। अब नेक्स्ट चीज अगर देखो तो यहाँ पे होता ये है कि जो बी सेल्स जाते हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, वहां पे एंटीजन को ये इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर से बाइंड कर सकते हैं। अब जैसे ही एंटीजन इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, पहला सिग्नल मिल जाएगा और पहला सिग्नल मिलने के बाद इनमें से कुछ एंटीजेंस को रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा एक स्पेशलाइज्ड वेसाइकल में इंटरनलाइज कर लिया जाएगा और इस स्पेशलाइज्ड वेसाइकल के अंदर एंटीजन को प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस करने के बाद MHC2 मॉलिक्यूल के साथ इसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा। जैसे ही MHC2 के साथ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, टी सेल रिसेप्टर और उसका को रिसेप्टर जो है वो क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। साथ ही साथ टी सेल्स के ऊपर एक सिग्नल प्रेजेंट होता है, उसका एक्सप्रेशन होगा जिससे हमको सिग्नल 2 मिलेगा। अब सिग्नल 2 कैसे मिलेगा, तो सिंपल सा चीज देखो कि जैसे ही बी सेल्स और टी सेल्स डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, यहाँ पे बी सेल्स के ऊपर CD40 नाम का एक प्रोटीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है और ये जो CD40 बी सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस हुआ है, ये टी हेल्पर सेल्स के CD40 लिगेंड के साथ बाइंड कर जाएगा और जैसे ही ये बाइंडिंग होगी, सेल के लिए सेकेंड सिग्नल मिल जाता है। अब सेकेंड सिग्नल मिलने के बाद अब एक्टिवेट करने के लिए हमको थर्ड सिग्नल की जरूरत है। तो थर्ड सिग्नल कहाँ से मिलेगा, तो ये टी हेल्पर सेल्स कुछ साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे जो डायरेक्टली जाके बी सेल के ऊपर बाइंड कर सकता है और बी सेल्स को एक्टिवेट करवा सकता है। तो ये हो गया थर्ड सिग्नल। इन 3 सिग्नल के कारण हमारे बी सेल्स का एक्टिवेशन हो सकता है। ठीक है। एक अब बी सेल्स को एक्टिवेट होने के लिए टी सेल्स की जरूरत पड़ती है। उसको उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा और उन्होंने जिस टेक्निक का यूज किया था वो टेक्निक था एडेप्टिव ट्रांसफर। एडेप्टिव ट्रांसफर में उन्होंने क्या किया, एक माउस था और उन्होंने उस माउस को लीथली इरेडिएट कर दिया। लीथली इरेडिएट करने का मतलब यह है कि उनको एक्सरे का ट्रीटमेंट दिया। एक्सरे का ट्रीटमेंट देने की वजह से यहाँ पे वो माउस के अंदर अपने खुद के जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने, अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इस इरेडिएटेड माउस में वापस
ये देखने की कोशिश करी कि अगर हम इनमें अलग अलग तरीके के सेल्स को इंजेक्ट करें, अलग अलग तरीके के सेल्स जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल डोनर माउस से लिया गया है, उसको उन अलग अलग आइसोलेटेड सेल्स को इनके अंदर इंजेक्ट करें और इंजेक्ट करके देखें कि क्या किस तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है उसमें, इसी को कहा जाता है एडॉप्टिव ट्रांसफर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो पहला चीज तो हम लोग को ये पता चला कि हम लोग को सबसे पहला चीज ये जरूरी है कि जब हमको इम्यून रिस्पॉन्स शो करना है, बी सेल्स को इम्यून रिस्पॉन्स शो करना है, तो जो हमारे बी सेल्स हैं उनको सिग्नल जाना चाहिए या फिर उनको सेल्स जाना चाहिए वहां से जो कि बोन मैरो से और थाइमस से आइसोलेट किए गए। तो पता है हम लोग को कि बोन मैरो से बी सेल्स मैच्योर होते हैं और थाइमस में टी सेल्स मैच्योर होते हैं। बोन मैरो के सेल्स को अकेले डाला जाता है तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है, थाइमस के सेल्स को अकेले डाला जाता है तो भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है। लेकिन बोन मैरो और थाइमस दोनों के सेल्स को जब डाला जाता है तो यहाँ पे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है हम लोग को। अब इसी चीज को डायग्रामेटिकली हम लोग समझ सकते हैं चीजें। चलो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माउस को इरेडिएट कर दिया था। माउस को जैसे ही हम लोग इरेडिएट करते हैं, माउस के अंदर अपने खुद के जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो तो खत्म हो गए। अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्या एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक टी डिपेंडेंट एंटीजन ले लिया। और टी डिपेंडेंट एंटीजन की तरह यहाँ पे काम कौन कर रहा है, सीप का रेड ब्लड सेल्स काम कर रहा है। तो इस सीप के रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट में क्या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, तो इरेडिएशन कर दिया। इरेडिएशन करने के बाद हमने एक जेनेटिकली आइडेंटिकल माउस लिया, और जेनेटिकली आइडेंटिकल माउस लेने के बाद हमने यहाँ पे सेल ट्रांसफर किया। पहला एक्सपेरिमेंट, हमने कोई भी सेल नहीं डाला। इरेडिएशन के बाद इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, बिल्कुल नहीं जनरेट होगा, क्योंकि लिम्फोसाइट्स जो होंगे वो क्या हो चुके होते हैं, इसको कहा जाता है निगेटिव कंट्रोल। अब हमने इसमें बोन मैरो के सेल्स को अकेले डाल दिया, तो बोन मैरो के अकेले सेल्स भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में फेल हो जाते हैं। फिर थाइमस के सेल्स को अकेले डाल दिया, तो ये थाइमस के सेल्स अकेले इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाते। इस एक्सपेरिमेंट में हमने बोन मैरो और थाइमस दोनों से आइसोलेट किए हुए सेल्स को हमने माउस के अंदर डाल दिया। क्या देखने को मिला हम लोग को देखने को मिला इम्यून रिस्पॉन्स। अब इससे ये चीज तो पता चल गया हम लोग को कि दोनों सेल्स की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, बोन मैरो से आइसोलेट किए हुए सेल्स का भी और टी थाइमस से आइसोलेट किए हुए सेल्स का भी। इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया, इस एक्सपेरिमेंट को कहा गया एडेप्टिव ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट। और फिर धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ते चले गए तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे जो हमारे टी सेल्स से बी सेल का एक्टिवेशन होता है वो क्या हो सकता है, 3 पाथवे में से किसी एक पाथवे के द्वारा हो सकता है। अब 3 पाथवे क्या हो सकता है, तो पहला हो सकता है कि यहाँ पे ये एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन करे और आईजीएम प्रोड्यूस हो, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स में अपना रोल प्ले करे। या फिर ये जो सेल्स हैं वो आईजीएम वाले मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाए और मेमोरी सेल्स सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान अपना रिस्पॉन्स जनरेट करें। और या फिर तीसरा क्या हो सकता है कि ये सेल्स जर्मिनल सेंटर में चले जाएं और जर्मिनल सेंटर में जाके यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाए हम लोग को। तो 3 तरीके से बी सेल्स का एक्टिवेशन हो सकता है। पहला, प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरा, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है।
तीसरा, ये जो सेल्स हैं वो जर्मिनल सेंटर में इंटर करें और इंटर करने के बाद यहाँ पे सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन हो, क्लास स्विचिंग हो, तो यहाँ पे बी सेल्स का डिफरेंशिएशन देखने को मिल सकता है हम लोग को। तो हम लोग यही चीज कह रहे हैं कि जैसे ही एंटीजन जाके बी सेल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, बी सेल रिसेप्टर की सिग्नलिंग चलेगी। CD40 CD40 लिगेंड के साथ जब बाइंड करेगा तो सेकेंड सिग्नल जाएगा, को स्टिमुलेटर इंटरेक्शन जिसे कहा जाएगा। उसके बाद टी सेल्स जब साइटोकाइन सिक्रीट करेंगे तो ये तीसरा सिग्नल मिल गया। बी सेल्स को जैसे ही ये तीन सिग्नल मिलते हैं, बी सेल्स तीन पाथवे में जा सकता है। पहला तो क्या हो सकता है, यहाँ पे पहला और प्राइमरी फोकस ये है कि प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन करो और ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके प्राइमरी इन्फेक्शन को खत्म कर दे। दूसरा, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन करें ताकि अगर फिर से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो तो ये मेमोरी सेल्स उन इन्फेक्शन को किल कर सके। या फिर ये सेल्स जो है वो जर्मिनल सेंटर्स में चले जाए और जर्मिनल सेंटर्स में और ज़्यादा डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाए हम लोग को। अब ये सब चीज़ें को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। चलो, अब नेब बी सेल जो कि पहुंच गया है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन यानी कि लिम्फ नोड और स्प्लीन में, और जैसे ही कोई एक एंटीजन बॉडी के अंदर आया, ये पहुंचेगा तुम्हारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। अब हमको पता है कि अगर इन्फेक्शन ब्लड में है तो ये ब्लड बॉर्न एंटीजन जो है वो पहुंचेगा स्प्लीन तक, और अगर कोई एक इन्फेक्शन टिश्यू स्पेस में है तो वो पहुंचेगा लिम्फेटिक सिस्टम तक, लिम्फ नोड तक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही जो ब्लड बॉर्न एंटीजन है, चाहे टिश्यू बॉर्न एंटीजन है, वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स तक पहुंचे, लिम्फ नोड तक पहुंचे, तो लिम्फ नोड में क्या देखने को मिलेगा? लिम्फ नोड पे यहाँ पे लिम्फ नोड में हमारे नेब बी सेल्स पहुंचे हैं, और लिम्फ नोड के अंदर नेब बी सेल्स जब पहुंचते हैं तो वो सर्च करते हैं अनप्रोसेस्ड एंटीजन का, क्योंकि यहाँ पे बी सेल्स को प्रोसेस्ड एंटीजन का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा सा चीज़ है कि यहाँ पे जैसे ही बी सेल्स, नेब बी सेल्स जो है, उसके ऊपर एक को रिसेप्टर प्रेजेंट होता है CR2, जिसको CD21 भी कहा जाता है। ये भी को रिसेप्टर के तरीके से काम करके एंटीजन की बाइंडिंग में हेल्प कर सकता है। बी सेल रिसेप्टर भी अनप्रोसेस्ड एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है। अब यहाँ पे बी सेल्स के जो रिसेप्टर है वो कई तरीके के एंटीजन के साथ बाइंडिंग कर सकता है। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल कोई एक इन्फेक्शन यहाँ पे आया, लिम्फ नोड तक पहुंचा, लिम्फ नोड में यहाँ पे कॉन्ड्यूट सिस्टम पाया जाता है। क्या प्रेजेंट होता है? कॉन्ड्यूट सिस्टम पाया जाता है, जो कि रेटिकुलर सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये जो कॉन्ड्यूट सिस्टम होता है, ठीक है, उस कॉन्ड्यूट सिस्टम में हम लोग एंटीजन को ट्रैप करके रख लेते हैं, और एंटीजन को जैसे ही ट्रैप करके रखते हैं तो ये लोग क्या कर सकते हैं, एंटीजन को बी सेल्स के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये कॉन्ड्यूट सिस्टम किसका बना हुआ होता है? तो फाइब्रोब्लास्ट का बना हुआ होता है। कुछ हाईली ऑर्गेनाइज्ड कोलेजन फाइबर के बंडल से बना हुआ होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ फाइब्रोब्लास्ट रेटिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं टी सेल जोन में, इनके बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। अब देखो, ये रेटिकुलर सेल्स जो होते हैं वो टी सेल्स जोन में पाए जाते हैं, जबकि बी सेल जोन्स में क्या देखने को मिलता है हमको? फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स देखने को मिलता है। ये भी क्या कर सकते हैं? एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए कॉन्ड्यूट सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब कॉन्ड्यूट सिस्टम में हमारा एंटीजन आके फंस गया, और जैसे ही फंस जाएगा तो ये जो बी सेल्स हैं वो इस कॉन्ड्यूट सिस्टम में किसी तरीके से एंटीजन को सर्च करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही कॉन्ड्यूट सिस्टम में एंटीजन को खोजने की कोशिश करी जाएगी
तो दो चीज देख चुके हैं, या तो हमको मिल जाएगा सिग्नल या तो फिर सिग्नल नहीं मिलेगा। अगर सिग्नल मिला तब क्या देखने को मिलेगा, सिंपल सा चीज समझते हैं। अब बी सेल्स जो होंगे वो रिकॉग्नाइज करेंगे, सेल बाउंड एंटीजन को और इम्यूनोलॉजिकल सिनेप्स का फॉर्मेशन करेंगे। देखो, अब बी सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मल्टीवैलेंट होते हैं और साथ ही साथ सेल बाउंड जो एंटीजेंस हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब जैसे ही क्या होगा, रिकॉग्निशन होगा तो ये बी सेल्स जाके उन सेल्स के साथ बाइंड कर सकते हैं जिनके ऊपर एंटीजन ट्रैप किया हुआ है, जिसके कारण क्या होगा, एक माइक्रो क्लस्टर का फॉर्मेशन होगा। और माइक्रो क्लस्टर फॉर्मेशन के बाद ये जो बी सेल्स हैं वो रैपिडली टारगेट मेम्ब्रेन के ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बहुत सारे बी सेल्स जिनके ऊपर एंटीजन है, ये एंटीजन जाके बाइंड कर सकते हैं हमारे एंटीजन के साथ। ये जो है डायग्राम दिखाया जा रहा है कि कैसे माइक्रो क्लस्टर का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही ये रहा सेल्स के ऊपर एंटीजन है तो कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे बी सेल्स का पॉपुलेशन आके बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाइंड कर जाता है। फिर धीरे 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 इसका नंबर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत कम टाइम के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है हम लोगों को बी सेल्स का, वहां पे उस सेल के ऊपर जिसके ऊपर एंटीजन को ट्रैप किया गया है उसके ऊपर बहुत सारे बी सेल्स उसके मेम्ब्रेन पे देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ इंटरएक्ट करता है, हमको पता है कि बी सेल के साथ उसका जो सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स होता है जिसे कहा जाता है आईजी अल्फा और आईजी बीटा, इनके ऊपर आईटीएएम रीजन पाया जाता है। और आईटीएएम रीजन के ऊपर एसआरसी काइनेज के मेंबर्स आके बाइंड कर सकते हैं और अंदर में सिग्नलिंग स्टार्ट हो सकती है। अब ये सिग्नलिंग कैसे चलेगी, तो हमने जब टी सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो भी हमको चीजें पता होंगी। अब सिंपल सा चीज समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर एंटीजेंस हैं तो इन एंटीजन को पहचाना जाएगा तुम्हारे बी सेल रिसेप्टर के द्वारा। जैसे ही ये बी सेल रिसेप्टर एंटीजन को पहचान लेंगे, जो आईजी अल्फा आईजी बीटा होता है उसके आईटीएएम रीजन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होगा, उसके ऊपर एल वाई एन लिन आके बाइंड कर सकता है, उसके बाद एस वाई के आके इसके ऊपर बाइंडिंग कर सकता है, और लिन और एस वाई के की बाइंडिंग के बाद अंदर में सिग्नलिंग स्टार्ट हो सकती है। और दूसरा चीज ये है ना कि जो बी सेल रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लिपिड राफ्ट्स के ऊपर। अब लिपिड राफ्ट जो होते हैं वो अनसोल्यूबल होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो एक ही जगह पे सेल पे क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे बी सेल रिसेप्टर का क्लस्टर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे बी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ऑन द लिपिड राफ्ट। जैसे ही बाइंडिंग होगी तो एक जगह की बाइंडिंग के बाद क्या हो सकता है, बहुत सारे एंटीबॉडी जो हैं वो जाके बाइंड कर सकते हैं एंटीजन के साथ और अंदर में सिग्नलिंग को एम्पलीफाई किया जा सकता है। अब समझते हैं कि किस तरीके से सिग्नल ट्रांसडक्शन स्टार्ट होता है। तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी हुआ था, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, जैसे ही फॉर एग्जांपल ये रहा एंटीजन और ये एंटीजन आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड बी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया। अब देखो, एंटीजन डायरेक्टली आके उसके ऊपर बाइंड कर सकता है, या तो फिर एंटीजन के ऊपर हम लोग C3D ऐड कर दें तो
ये C3D को रिकॉग्नाइज किया जाएगा CD21 के द्वारा। अब उससे भी क्या हो सकता है, सिग्नलिंग स्टार्ट हो सकती है। चलो समझो कैसे होती है चीजें। तो जैसे ही एंटीजन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया, यहाँ पे इसके ITAM रीजन के ऊपर क्या देखने को मिला, फॉस्फोराइलेशन। और ये फॉस्फोराइलेशन किया जाता है लिन के द्वारा, LYN के द्वारा। अब यहाँ पे SYK बाइंड होता है और उसके बाद फॉस्फोराइलेशन किया जाता है BTK के ऊपर और भी दूसरे जैसे ही BTK के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होता है, ये फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करवा देता है। अब फॉस्फोलाइपेज C को जैसे ही एक्टिवेट करवाएंगे, फॉस्फोलाइपेज C का काम होता है फॉस्फोटिडिल इनोसिटोल बिसफॉस्फेट को IP3 और DAG में तोड़ देना। IP3 जो है वो जाके बाइंड करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कैल्शियम रिलीज होगा। कैल्शियम जो रिलीज है हुआ है वो कॉल मॉड्यूलिन को एक्टिवेट करवाएगा। कॉल मॉड्यूलिन जो है वो कॉल न्यूरिन को एक्टिवेट करवाएगा। NF80 के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ होता है, उसको हटा दिया जाएगा और NF80 जो है वो न्यूक्लियस में माइग्रेट कर जाएगा। ये पहला हो गया। हो सकता है कि इसी BTK के ऊपर एक और प्रोटीन को लोड करवा दिया जाए जिसका नाम है BLNK। इसके ऊपर रैस आके एक्टिवेट हो सकता है, जिसके कारण पूरा का पूरा रैस मैप पाथवे चलेगा, रैस रैप मैप ERK। तो ये ERK के ऊपर जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा, ये ERK न्यूक्लियस में चला जाएगा और ELK को एक्टिवेट करवाएगा ताकि वो DNA के ऊपर जाके अपना सिग्नल दे सके। इसके अलावा देखने को मिल सकता है इसके ऊपर रैक रो और CDC42 लोड हो सकते हैं। और ये जो रैक रो और CDC42 होते हैं, ये साइटोस्केलेटन का रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जिसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शेप चेंज हो सकता है। इसके अलावा ये जो रैक रो और CDC42 है, ये लोग भी क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करवा सकते हैं, जैसे कि ये जेनस काइनेज को एक्टिवेट करवा सकते हैं। जेनस काइनेज जो है वो उसके ऊपर जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा वो न्यूक्लियस में जाएगा और न्यूक्लियस में जाके वो जून को एक्टिवेट करवा देगा। इसके अलावा P38 के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होगा तो वो न्यूक्लियस में जाके CREB को एक्टिवेट करवा देगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे होगा ये कि PI3 काइनेज एक्टिवेट होगा। PI3 काइनेज जो है फॉस्फोटिडिल इनोसिटोल बिसफॉस्फेट के ऊपर एक और फॉस्फेट। क्रैब को तो प्रोटीन काइनेज ही एक्टिवेट करवाता है ना। प्रोटीन काइनेज A के अलावा और भी दूसरे प्रोटीन उसको एक्टिवेट करवा सकते हैं, जैसे कि P38। सर और लीन और SYK क्या है? लीन और SYK क्या है? लिन और SYK टायरोसिन काइनेज है, वो उसके ऊपर फॉस्फेट जोड़ते हैं। टायरोसिन काइनेज है ये लोग टायरोसिन के ऊपर मतलब ITAM रीजन के ऊपर फॉस्फेट ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सिग्नलिंग स्टार्ट हुई यहाँ पे PI3 काइनेज के ऊपर फॉस्फेट PI3 काइनेज को एक्टिवेट किया गया। PI3 काइनेज जो है वो फॉस्फोटिडिल इनोसिटोल बिसफॉस्फेट को फॉस्फोटिडिल इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। इसके ऊपर AKT काइनेज आके बाइंड कर जाता है। AKT काइनेज याद है किसको बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन काइनेज बी को बोलते हैं। और ये प्रोटीन काइनेज बी जो होते हैं वो बेड और बैक्स को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। बेड और बैक्स इनहिबिट हो गया तो BCL2 और BCLXL एक्टिवेट हो जाएगा और सेल के अंदर एपोप्टोसिस बंद हो जाएगी। एपोप्टोसिस नहीं चल पाएगा, मतलब प्रोलिफरेशन सिग्नल मिल जाता है यहाँ पे सेल्स को, ताकि वो लोग डिवीजन कर सके। तो अब सेल, अगर इस डायग्राम को तुम लोग देखो ना, तो इस डायग्राम में तुम लोग का आधा सेल सिग्नलिंग खत्म हो गया। आधा सेल सिग्नलिंग कैसे खत्म हो गया, तो सिंपल सा चीज। पहला चीज यहाँ पे हम लोग रैस मैप पाथवे देख रहे हैं, ये रहा रैस मैप पाथवे। GPCR के सिग्नल को छोड़ के मैक्सिमम ऑफ द सिग्नलिंग तो यहीं पे कवर हो गया। ये हो गया रैस मैप पाथवे, ये हो गया IP3DAG पाथवे, ये जो पाथवे चल रहा है यहाँ पे IP3DAG पाथवे हो गया। ये हो गया तुम्हारा प्रोटीन काइनेज C वाला पाथवे। यहाँ पे हो गया PI3 काइनेज पाथवे। यहाँ पे हो गया रैक
रो CDC42 डिपेंडेंट पाथवे, ये हो गया तुम्हारा जेनस काइनेज पाथवे, जैक स्टेट पाथवे। उसके बाद तुम्हारा और भी तरीके के सिग्नलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो आधा से अधिक सिग्नलिंग तो यहीं पे है। इतनी सारी चीजें होने के बाद ये चीज देखने को मिलता है। तो इसको पूरा का पूरा सिग्नलिंग को तुम लोग को सिग्नलिंग के अंदर क्या होता है वो चीजें पढ़ने का जरूरत नहीं है, इतना सारा जो चीज है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब इसके बाद सिग्नलिंग जैसे ही चलेगा, सिग्नलिंग चलने के बाद उन जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पहली बात तो बी सेल्स के एक्टिवेशन के लिए जरूरी होंगी, बी सेल्स के प्रोलिफरेशन के लिए जरूरी है, बी सेल के डिफरेंशिएशन के लिए जरूरी है, और बी सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। सिग्नलिंग के लास्ट में बी सेल्स का सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा हम लोगों को। अब जैसे ही ये चीज हो गई तो दूसरा चीज समझना पड़ेगा कि बी सेल्स जो होते हैं वो को रिसेप्टर से भी क्या करते हैं, सिग्नल प्राप्त करते हैं और अंदर की तरफ माइग्रेट करते हैं। अब को रिसेप्टर कौन कौन थे इसके, CD19, CD21 और CD81, जिसको टापा 1 भी कहा गया था। तो एंटीजन्स कभी कभी जाके क्या कर सकते हैं, इन को रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर लो CD21 का, तो CD21 जाके तभी बाइंड करेगा एंटीजन के साथ जब एंटीजन को हमने C3D नाम के एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ कोवेलेंटली जोड़ दिया हो। और जैसे ही ये चीज जुड़ेगा वैसे ही क्या देखने को मिलेगा, CD21 एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद वो भी डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग स्टार्ट करा सकता है। अब इसमें एक और चीज हो सकता है जैसे CR2, ये जो CR2 है वो भी CD3 के साथ बाइंड कर सकता है और सिग्नलिंग अंदर की तरफ चला सकता है। अब नेक्स्ट चीज, जैसे ही क्या हो जाए, CD19 जो था उसके साइटोप्लाज्मिक साइट पे टायरोसिन रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन हो, वैसे ही इसके ऊपर भी SRC काइनेज के मेंबर आके बाइंड कर सकते हैं और PI3 काइनेज वाला सिग्नलिंग स्टार्ट हो सकता है। PI3 वाला सिग्नलिंग जैसे ही स्टार्ट होगा तो एपोप्टोसिस बंद कर दिया जाएगा उन सेल्स में, और प्रोलिफरेशन सिग्नल देखने को मिलेगा हमको। अब नेक्स्ट चीज कि बी सेल्स जो है एक से ज्यादा मैकेनिज्म को यूज करता है ताकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर से एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया जा सके। चलो समझते हैं। जब बी सेल्स ने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ साइनेप्स का फॉर्मेशन किया, साइनेप्स का मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा बी सेल रिसेप्टर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन के साथ बाइंड कर रहा है, तो दो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इसी को कह रहे हैं हम लोग साइनेप्स। तो बी सेल्स जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ साइनेप्स का फॉर्मेशन किया, बी सेल्स पोलराइज द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। बी सेल्स माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का जो उसको पोलराइज कर देता है। तो जैसे ही पोलराइज होता है, लाइसोसोम जो होता है वो सिनेप्स की तरफ मूव कर जाता है। लाइसोसोम को हम कहाँ तक ले आते हैं, उस सिनेप्स तक लेके आ जाते हैं। और जैसे ही लाइसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचता है, लाइसोसोम अपने कंटेंट को उस सिनेप्टिक जंक्शन में बाहर की तरफ छोड़ देता है। जैसे ही बाहर की तरफ छोड़ता है तो जंक्शन का हो जाता है एसिडिफिकेशन, और वहां पे जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम निकले हुए हैं वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर जो प्रोटीन्स हैं उनको क्लीव कर देता है। और जैसे ही क्लीव होता है, क्लीवेज के बाद देखने को मिलता है कि जो हमारा पेप्टाइड बना है उसको डायरेक्टली हम लोग MHC2 के ऊपर लोड कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका ये हो गया। क्या है पहला तरीका, कि बी सेल्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजर रीजन को हम पोलराइज करेंगे, जिसके कारण कुछ स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम को प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक लेके जाया जाएगा, और यहाँ से बी सेल से
तुम्हारे लाइसोसोम से जो भी कंटेंट है उसको बाहर की तरफ छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो सिनेप्स में एसिडिफिकेशन हो जाएगा, और एसिडिक नेचर में उसके जो लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट किए हुए एंटीजन को क्लेव करेंगे, और इस एंटीजन को डायरेक्टली एमएचसी के ऊपर लोड किया जा सकता है। ये तो पहला तरीका है, लेकिन बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द जगहों पे क्या देखने को मिलता है कि ये जो प्रोटीन जिनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर से काटा गया है उसका इंटरनलाइजेशन होता है। इंटरनलाइजेशन मीन्स एंडोसाइटोसिस होता है, फिर उसको हम लोग एंडोसोमल पाथवे के थ्रू एंटीजन का प्रोसेसिंग करते हैं और एंटीजन का प्रेजेंटेशन करते हैं MHC2 मॉलिक्यूल के ऊपर। तब तक हमारा बी सेल का सिग्नलिंग चल रहा होता है। अब ये तो पहला तरीका हो गया। सेकेंड मेथड क्या है, तो यहां पे क्या किया जाता है, देखो एक्टोमायोसिन फाइबर्स को एक्टिवेट किया जाता है, और ये एक्टोमायोसिन फाइबर्स जो होते हैं वो बी सेल रिसेप्टर के ऊपर एक फोर्स जनरेट करते हैं। जैसे ही बी सेल रिसेप्टर के ऊपर एक फोर्स जनरेट होता है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर जो एंटीजन है उसको बी सेल की तरफ खींच लिया जाता है, और खींचने के कारण एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से एंटीजन आके बाइंड हो जाता है ऑन द बी सेल मेम्ब्रेन, और वहां से फिर होता है हमारे बी सेल और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब एंडोसाइटोसिस होती है और एंटीजन का प्रोसेसिंग करके प्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो सिंपल सा चीज, यह है हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये हो गया हमारा बी सेल। अब हम ये कह रहे हैं कि देखो बी सेल के ऊपर क्या देखने को मिलता है, बी सेल रिसेप्टर्स देखने को मिलता है। सीक्वेंस वाइज से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर एंटीजन को प्रेजेंट किया गया है। बी सेल रिसेप्टर ने क्या किया, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब बहुत सारे बी सेल रिसेप्टर यानी कि एंटीबॉडी बहुत सारे एंटीजन के कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे, और जैसे ही यहाँ पे इंटरेक्शन होगा एक्टिन और मायोसिन के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करवा दिया जाता है। ये एक्टिन और मायोसिन का जो कॉम्प्लेक्स है वो एक तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरी तरफ से सेल के इंटीरियर को बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद ये एक्टिन मायोसिन का कॉम्प्लेक्स बी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को खींचना स्टार्ट करता है। बी सेल रिसेप्टर को जब खींचना स्टार्ट किया जाता है तो होता यह है कि ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर जो भी एंटीजन था उस एंटीजन को खींच के बी सेल के एक एंडोसाइटिक वेसाइकल के अंदर ले लिया जाता है। अब एंडोसाइटिक वेसाइकल के को ले जाके लाइसोसोम से फ्यूज करवा दिया जाता है, और ये लाइसोसोम के अंदर इस एंटीजन का प्रोसेसिंग होता है, प्रेजेंटेशन होता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया एंटीजन को अंदर लेने का। और ये तरीका देखने को मिल गया हम लोग को। अब इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीजन का प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो पाथवे है जिसके थ्रू हमारा एंटीजन को प्रेजेंट किया जाता है वो सिंपल सा तरीका। सबसे पहले एंटीजन जो है वो बी सेल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद तुम्हारे बी सेल रिसेप्टर के साथ एंटीजन को इंटरनलाइज कर लिया जाएगा। इंटरनलाइज करने के बाद ये एंटीजन जाएगा एंडोसाइटिक वेसाइकल के अंदर, और एंडोसाइटिक वेसाइकल में एंटीबॉडी को तो रिसाइकल कर दिया जाएगा, लेकिन एंटीजन का प्रोसेसिंग करके उसको MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट कर दिया जाएगा बी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर। और जैसे ही बी सेल मेम्ब्रेन में MHC2 के साथ एंटीजन को प्रेजेंट किया जाएगा वैसे ही इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं टी सेल्स, और टी सेल्स अब रिकॉग्नाइज करके इसको हेल्प कर सकते हैं सिग्नलिंग में। साथ ही साथ जैसे ही एंटीजन का प्रोसेसिंग होगा और एंटीजन को प्रेजेंट किया जाएगा बी सेल्स के द्वारा,
बी सेल्स में CD80, 86 और CD40 का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। अब CD80, 86 याद करो, CD80, 86 टी सेल्स के एक्टिवेशन के लिए सिग्नल था जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता था CD48 के द्वारा, और उसी के दौरान टी सेल्स जो होंगे उनके ऊपर CD40 का लिगेंड एक्सप्रेस होगा, और एक्सप्रेस होने के कारण बी सेल्स टी सेल्स को एक्टिवेट करवा रहे होंगे और टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करवा रहे होंगे, और दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है टी डिपेंडेंट रिस्पॉन्स। अभी तक की चीजें समझ में आ रही होगी, तो थोड़ा सा एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं ताकि तुम लोग को इजी पड़े। देखो क्या क्या पढ़ लिए हम लोग। पहला चीज तो ये पढ़ लिए हम लोग कि जो भी बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स जो कि मैच्योर तुम्हारे इमेच्योर यानी कि इमेच्योर बी सेल से मैच्योर बी सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है, और मैच्योर बी सेल्स के ऊपर बी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और ये जो बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो एंटीजन को पहचान के प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल में डिफरेंशिएट होने की क्षमता रखते हैं, और ताकि ये एंटीजन को क्या कर सके, किल कर सके। अब बी सेल्स कैसे एक्टिवेट होते हैं उसके लिए हमने एक हाइपोथेसिस दिया हुआ है जिसको कहा जाता है क्लोनल सिलेक्शन हाइपोथेसिस। अब क्लोनल सिलेक्शन हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो हमारे बी सेल्स हैं उसके ऊपर बी सेल रिसेप्टर होते हैं, और हर एक बी सेल का जो बी सेल रिसेप्टर होता है वो अलग अलग एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है। एक बार जब एंटीजन बी सेल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, बी सेल्स जो है वो मैच्योर हो जाएंगे, और मैच्योर होने के बाद वो लिम्फोइड ऑर्गन में जाएंगे। लिम्फोइड ऑर्गन में केवल वही बी सेल्स जिन्होंने एंटीजन के साथ बाइंडिंग करी है उनका नंबर इंक्रीज होगा, इसी को कहा गया क्लोनल सिलेक्शन, और इन्हीं सेल से मेमोरी और प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद क्लोनल सिलेक्शन मॉडल के बाद हम लोग ये समझे कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हम लोग को, कि जो क्लोनल सिलेक्शन होता है वो हो रहा होता है पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स में, यानी कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। अब जो हमारे बी सेल्स का एक्टिवेशन है वो दो तरीके से हो सकता है, टी डिपेंडेंट मैनर में, टी इंडिपेंडेंट मैनर में। टी डिपेंडेंट मैनर में जो सेल्स एक्टिवेट हो रहे होते हैं वो होते हैं B2B सेल्स, जिनको फॉलिकुलर बी सेल्स भी कहा जाता है, और टी इंडिपेंडेंट मैनर में जो सेल्स एक्टिवेट होते हैं वो होते हैं B1B सेल्स, यानी कि मार्जिनल जोन बी सेल्स। ये चीजें देखने को हम लोग को मिल रही होती है। ठीक है, हमने फिर देखा कि एंटीजन जो कि बी सेल्स को एक्टिवेट करवा सकते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, टी डिपेंडेंट, टी इंडिपेंडेंट। टी इंडिपेंडेंट एंटीजन भी दो तरीके के हो सकते हैं, टी इंडिपेंडेंट 1 और टी इंडिपेंडेंट 2। टी डिपेंडेंट एंटीजन की खासियत क्या है कि टी डिपेंडेंट एंटीजन को बी सेल रिसेप्टर से जब हम लोग बाइंड करवाते हैं तो जैसे ही बी सेल रिसेप्टर के ऊपर वो बाइंड करता है पहला सिग्नल मिलता है, दूसरा सिग्नल मिलता है CD40 लिगेंड की बाइंडिंग की वजह से, और तीसरा सिग्नल मिलता है साइटोकाइंस की वजह से, तब जाके ये बी सेल्स एक्टिवेट हो पाते हैं। टी इंडिपेंडेंट एंटीजन में क्या है, तो जो पैटर्न प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे पैथोजेंस के ऊपर उसको टॉल लाइक रिसेप्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, और सेल के अंदर दो सिग्नल चाहिए हम लोग को ताकि बी सेल्स एक्टिवेट हो सके। एक टी इंडिपेंडेंट 2 वाले में वो वाले एंटीजन आते हैं जिनको कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ ऐड कर दिया जाता है कोवेलेंटली, और एक सिग्नल से बी सेल्स एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द, देखो तो मैक्सिमम ऑफ द जो हमारा टी इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स होता है वो शो किया जाता है B1 बी सेल्स के द्वारा और मार्जिनल जोन बी सेल्स के द्वारा। उसके बाद टी डिपेंडेंट रिस्पॉन्स में हमने देखा तो जब क्या होता है कि बी सेल्स जैसे ही एक बार मैच्योर हो गए हैं वो लिम्फोइड फॉलिकल्स में घूम रहे होते हैं। अब लिम्फोइड फॉलिकल्स में दो चीजें हो सकती है, या तो एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है या तो एंटीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता है। जब एंटीजन के साथ वो बाइंडिंग नहीं करेगा उस केस में क्या होगा, वो वापस ब्लड में रिसर्कुलेट होगा और दूसरे लिम्फोइड ऑर्गन्स तक जाएगा और वहां पे एंटीजन खोजेगा। या फिर ये हो सकता है कि जैसे ही वहां पे उसको एंटीजन मिल जाए, एंटीजन मिलने के बाद यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाए, उस सेल का एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाए।
और एक्टिवेशन के साथ साथ सर्वाइवल भी जरूरी है। सर्वाइवल के लिए उसके ऊपर BAFF का रिसेप्टर एक्सप्रेस हो जाएगा, जिसके ऊपर BAFF बाइंड करेगा और सेल सर्वाइव कर सकता है। और ये जो BAFF सिक्रेट किया जाता है बाय द फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स, कुछ न्यूट्रोफिल्स के द्वारा, कुछ मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स और डेंड्राइटिक सेल्स के द्वारा। अब टी डिपेंडेंट बी सेल रिस्पॉन्स में बी सेल्स जो होता है वो बी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद उस एंटीजन को MHC2 के साथ प्रेजेंट किया जा सकता है, पहला सिग्नल। दूसरा सिग्नल CD40 लिगेंड के साथ बाइंड करता है। तीसरा सिग्नल साइटोकाइंस की वजह से आता है। अब ये चीज कैसे पता चला हम लोग को कि टी सेल्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे एडाप्टिव ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट कहा गया। इसमें हमने इरेडिएटेड माउस के अंदर केवल बोन मैरो से आइसोलेट किए हुए सेल्स डाले, रिस्पॉन्स नहीं दिखा। थाइमस से ओनली आइसोलेट किए हुए सेल्स को डाले, रिस्पॉन्स नहीं दिखा। लेकिन जब हमने बोन मैरो और थाइमस दोनों के सेल्स को डाला तो हमको ये देखने को मिला कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। मतलब बी सेल्स को टी सेल्स की जरूरत पड़ती है। ये एक्सपेरिमेंट कहलाया एडेप्टिव ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट। अब अगर देखोगे ना तो 3 तरीके से बी सेल्स एक्टिवेट हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि उससे बन जाए प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी सिक्रिएट करे। दूसरा तरीका ये है कि उससे बन जाए मेमोरी सेल्स जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स के दौरान अपना रोल प्ले करे। और तीसरा वो सेल्स चले जाए फॉलिकल्स में, जर्मिनल सेंटर्स में, और जर्मिनल सेंटर्स में जाके वो वहां पे डिफरेंशिएशन देखने को मिले, सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन देखने को मिले, क्लास स्विचिंग रिएक्शन देखने को मिले और अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज के सबसेट देखने को मिले। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो नेब बी सेल्स होते हैं वो एंटीजन को एनकाउंटर करते हैं इन द लिम्फ नोड्स और द स्प्लिन। अब लिम्फ नोड या फिर स्प्लिन में एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है? तो सिंपल सा चीज है, यहाँ पे हम लोग एंटीजन को क्या कर सकते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। ब्लड बोर्न एंटीजन्स जो होते हैं वो स्प्लिन में आते हैं। टिश्यू बोर्न एंटीजन जो होते हैं वो पहुंचते हैं लिम्फ नोड तक लिम्फेटिक सिस्टम का यूज करके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर एंटीजन को प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कॉन्ड्यूट सिस्टम देखने को मिलता है। कॉन्ड्यूट सिस्टम जो होता है वो मिलके बना हुआ होता है फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स, और अगर टी सेल जोन है तो वहां पे फाइब्रोब्लास्ट रेटिकुलर सेल्स, अगर बी सेल जोन है तो वहां पे फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स। ये तो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल हो गया, चाहे फाइब्रोब्लास्ट रेटिकुलर सेल्स हो गया, ये कंड्यूट सिस्टम बनाता है जो एंटीजन को ट्रैप कर सकता है। और एंटीजन को ट्रैप करने के बाद हमारे बी सेल्स आके इस कंड्यूट सिस्टम में एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब जब एंटीजन को वो रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं तो एंटीजन को तो हमने केस में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर क्या करवा दिया है, प्रेजेंट करवा दिया है। तो बी सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ बाइंड करके एक सिनेप्स बनाता है, और इस सिनेप्स में हमारे बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे और बाइंड करके फिर एक माइक्रो क्लस्टर का फॉर्मेशन करवाएंगे। अब माइक्रो क्लस्टर एक बार बन गया तो अब ये हमारे बी सेल्स के अंदर सिग्नलिंग चल सकती। सिग्नलिंग में हमको अलग अलग तरीके के पाथवे चल सकते हैं। यहाँ पे रेस मैप पाथवे चल सकता है, उसके अलावा IP3DAG पाथवे चल सकता है, प्रोटीन काइनेज C डिपेंडेंट पाथवे चल सकता है, कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन पाथवे चल सकता है, PI3 काइनेज वाला पाथवे चल सकता है, और अल्टीमेटली सेल्स के अंदर उन जीन का एक्सप्रेशन होगा जो कि बी सेल सर्वाइवल, बी सेल प्रोलिफरेशन और बी सेल डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कई सारे प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होते ही हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो बी सेल्स होते हैं एक बार एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद वो उसका क्या करवा सकते हैं, उसको MHC2 के ऊपर प्रेजेंट करवा सकते हैं। तो MHC2 के ऊपर प्रेजेंट करवाने के लिए उनको क्या चाहिए होगा, एंटीजन चाहिए होगा। तो ये एंटीजन को कई तरीके से एक्वायर कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि वो बी सेल्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का जो सिनेप्स बना हुआ है उसमें अपने लाइसोसोम को लाके डंप करवा दे, जिसके कारण वहां बीच में जो एरिया है उसका एसिडिफिकेशन हो जाए और एंटीजन को क्लीव कर लिया जाए और इस एंटीजन को डायरेक्टली MHC के ऊपर जोड़ा जा सके।
दूसरा तरीका ये था कि एक्टिन मायोसिन का जो फाइबर होता है उसको एक्टिवेट किया जाए, ताकि एंटीजन को हम लोग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर से ही पुल कर लें, और पुल करके फिर उसका प्रोसेसिंग करके एमएचसी के साथ प्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट तरीका तो यही है कि हम लोग सबसे पहले रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस करें और एंटीजन को फिर MHC2 के ऊपर प्रेजेंट कर दिया जाए, और जैसे ही प्रेजेंटेशन होगा तो यहाँ पे बी सेल्स और टी सेल्स दोनों के एक्टिवेशन के लिए हम लोग को सिग्नल मिल जाएगा। अब इतना तक की चीजें अगर समझ में आ गई है तो बाकी की चीजें कल देखेंगे कि हम लोग टी डिपेंडेंट एंटीजेंस के प्रेजेंस में बी सेल्स को कौन कौन से कीमोकाइंस मिलेंगे, कौन कौन से साइटोकाइंस मिलेंगे, जिसके कारण बी सेल्स माइग्रेट करेगा और फॉलिकल्स में जाएगा और वहां पे किस तरीके का रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी की चीजें कल कर लेंगे।